नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संसद इस सप्ताह। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे संसद के दोनों सदनों में इस हफ्ते की कार्यवाही से जुड़ी तमाम जानकारियां। आमतौर पर यह माना जाता है कि संसद में गतिरोध के कारण दोनों सदन नहीं चले, सदन की कार्यवाही बाधित रही। लेकिन हमारी संसद में बहुत गहराई है। हमारी संसद सिर्फ सत्र के दौरान ही काम नहीं करती, बल्कि समितियों के जरिए संसद में पूरे साल काम होता है। आज के कार्यक्रम में आपको वो तमाम जानकारियां देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। संसद की कार्यवाही के लिहाज से वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे जिनका सरोकार आपसे है, आम आदमी के जीवन से है। आपको तारांकित और अतारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस दिखाएंगे और उनके जवाब भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। आपको तस्वीरों और बयानों के जरिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से रूबरू कराएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भारत की विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के वक्तव्य के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉनसून सत्र के छठे दिन संसद के दोनों सदनों में भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास के संबंध में खुद संज्ञान लेते हुए वक्तव्य दिया। 6 अप्रैल 2023 को खत्म हुए बजट सत्र के बाद विदेश नीति से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने विदेश नीति को लेकर भारत का रुख साझा किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आज एक अस्थिर और अनिश्चित विश्व में भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ है। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं का जिक्र किया। उन्होंने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदन के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भारत और विदेश में विदेशी समकक्षों के साथ वार्ताएं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद और राज्य मंत्रियों ने अनेक देशों की यात्राएं की। अनेक विदेशी सहयोगियों का भारत में स्वागत भी इस दौरान किया गया। एक अस्थिर और अनिश्चित विश्व में अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों को आगे बढ़ाने में देश सक्षम हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 7 देशों की यात्रा पर रहे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की द्विपक्षीय यात्राएं की गईं। प्रधानमंत्री ने 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज और निजी रात्रि भोज दोनों का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने तकनीकी कंपनियों के अनेक सीईओ के साथ अलग अलग और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ सह अध्यक्षता में आयोजित गोलमेज सम्मेलन की भी वार्ता की। दोनों पक्ष प्रौद्योगिकियों संबंधी पहल के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी को लेकर सहयोग है उसे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जिसमें कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम और दूरसंचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया, जिसमें 135 देशों के लोगों ने भाग लिया और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उन्होंने बताया कि क्वाड लीडर्स विजन स्टेटमेंट इंडो पैसिफिक के लिए स्थायी साझेदार जारी किया गया। एक नई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल, एक क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम और केबल कनेक्टिविटी और प्रतिरोधक क्षमता हेतु एक नई क्वाड भागीदारी की भी घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूक्रेन और ब्राजील के राष्ट्रपतियों, यूरोपीय संघ आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों, जापान, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, कूक द्वीप समूह के प्रधानमंत्रियों, जर्मनी के चांसलर और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ विचार विमर्श इस दौरान किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों के साथ वार्ता की। ऑस्ट्रेलियाई सीईओज के साथ एक बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया और सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। वो सिडनी के हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया गेटवे की नींव रखने के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने ब्रिस्बेन में एक नया कौंसलवास स्थापित करने की मंशा की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री को विशिष्ट सम्मान के रूप में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के प्रधानमंत्री और वहां की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और केंद्रीय बैंकों के भुगतानों को आपस में जोड़ने के संबंध में करार संपन्न हुए। अबू धाबी में एक आईआईटी दिल्ली कैंपस की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। दिल्ली काहिरा सेक्टर के बीच सीधी उड़ान और काहिरा में आईटी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री को एक विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया।
पीएनजी के गवर्नर जनरल द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू और फिजी के प्रधानमंत्री द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 15 मंत्री स्तरीय बैठकों, 130 से अधिक नियमित संस्थागत बैठकों और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें सिक्योर, इसके अंतर्गत सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण सुरक्षा पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। अभी आपने भारत की विदेश नीति पर विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद में गतिरोध की। संसद में लगातार दूसरे सप्ताह सदन की कार्यवाही में नारेबाजी और अवरोध देखने को मिला। इसे लेकर इस हफ्ते लगातार गतिरोध को खत्म करने की कोशिशें की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी सदस्यों की मांग मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर तत्काल चर्चा और प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर मणिपुर मुद्दे को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुमोटो स्टेटमेंट चलिए सर, आसमान तो एक टूट नहीं मिनट बताइए, पड़ेगा। बैठिए। सर, आपकी आसमान बात तो सुनी टूट मैंने, आप नहीं बैठिए। पड़ेगा। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो उस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री और ने सदन के उपनेता ने पीड़ा व्यक्त की है। पूर्व में ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है और हम अध्यक्ष पीर से भी बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इसलिए मेरा आग्रह है ये चर्चा से आप क्यों सदन भाग रहे हैं? चलाएं। देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर। ये क्या हाँ, चल रहा चर्चा है? होगी। जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा पूरा होगी। इस तरह के पूरा हमारा चर्चा तैयार है। संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट का MP, बातचीत से ही सर, मैं रिकॉर्ड में समस्या कहना का चाहता हूं, समाधान होगा। नॉर्थ ईस्ट का MP लगातार स्थगन के बाद लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में विपक्षी दलों से मणिपुर पर चर्चा होने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। वो विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होने दी जाए। माननीय सदस्यगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में नोडल मिनिस्ट्री, जो कि गृह मंत्रालय है, वही जवाब देता है और विपक्ष नई परंपरा स्थापित करना चाहता है जो उचित नहीं है। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। लोकसभा में विपक्षी दलों के गतिरोध और नारेबाजी के बीच सरकार ने सदन में 3 विधेयक पेश किए। साथ ही डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 को वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 को वापस लेने का प्रस्ताव किया और सदन की सहमति के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया।
Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to withdraw the DNA Technology Use and Application Regulation Bill 2019. प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को वापस लें। I beg leave to withdraw the bill. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल और नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 सदन में पेश किया। Sir, I rise to move for leave to introduce the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 16 श्री मनसुख मांडविया जी। Sir, I rise to move for more leave to introduce the National Dental Commission Bill 2023. माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. इसके अलावा लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय सभापति महोदय जी, मैं विधेयक पूरा स्थापित करता हूं। इस सप्ताह जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से चर्चा के बाद पारित हो गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जैव विविधता अधिनियम 1992 में लाया गया था और पिछले लगभग 30 वर्ष में इससे जुड़ी अलग अलग समस्याएं सामने आई, इसलिए जैव विविधता संरक्षण के लिए ये संशोधन किया जाना जरूरी हो गया। जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान और अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन जरूरी था। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव दिए। हमारे देश में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय में निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी के पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके लिए कार्य किया गया। और इसलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान हो, इस क्षेत्र में सहयोग हो, इस क्षेत्र में एकेडमिक सहयोग हो, इसके लिए इस बिल में अमेंडमेंट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन करके कम से कम आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको राहत दी है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जो माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है। 2002 में जो जैव विविधता संशोधन बिल आया था वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि जिन स्थानों पर जो चीज़ें निकलती हैं, उगती हैं, जो चीज़ उनके हर इस स्थानीय इलाके की जो खासियत है उसका फ़ायदा स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए और उसके साथ वो चीज़ें सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रख के एक नगोया प्रोटोकॉल हुआ था और उस पर भारत भी उसका सिग्नेटरी है। लेकिन 15 वर्षों में कुछ राज्यों ने बायोडाइवर्सिटी लॉ का, खास करके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो थे, उन्होंने बहुत ही गलत फायदे भी उठाने शुरू किए। The government should take necessary steps for the negative points. No definition of codified traditional knowledge. Sir, the bill exempts users of codified traditional knowledge from benefit sharing with local communities. But this term has not been defined. Neither it has been defined
the convention and bylaws come divergent Nagoya protocols. Such a gap might exempt almost all traditional knowledge for the benefit of sharing requirements which counter the product. लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई सहकारी नीति लाएगी। नई सहकारिता प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जिससे ये सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा। ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है। मुझे सदन को बताते हुए आनंद होता है कि 95% काम समाप्त हो गया है। इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को प्रधानमंत्री जी के हाथ से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2003 के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई। 2003 से 2020 में कभी सहकारी नीति नहीं आई। हम विजयादशमी के पहले ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लेकर आएंगे। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर अपने विचार सदन में रखे। सहकार क्षेत्र के अंदर जो पूरे देश में एक अलग तरीके का वातावरण बनाने की मोदी जी के सरकार की योजना है, उसका पूरा समर्थन करने का पूरा प्रावधान इस बिल के अलग अलग प्रावधानों में किया गया है। बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पूर्ण रूप से सोसाइटी की बोर्ड की संरचना में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने का प्रावधान है। इसलिए इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। देश के अंदर सहकारी समितियां जो कार्यरत हैं, अब उनमें पारदर्शिता भी नजर आ रही है और मैं अपने जिले में देखता हूं कि वास्तव में किस प्रकार से अनियमितताओं को अब इस सरकार के माध्यम से दूर करने का काम हो रहा है। अब बात करते हैं लोकसभा से पारित एक और महत्वपूर्ण बिल की। लोकसभा में गतिरोध के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पर्यावरण के संबंध में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी के 3 लक्ष्य हैं, जिनमें से 2 को तय समय से पहले हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरा लक्ष्य देश में कार्बन सिंक को 2030 तक अतिरिक्त वन क्षेत्र में वृद्धि करके 2.5 अरब टन से बढ़ाकर 3 अरब टन करने का, और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। पिछले 1980 के बाद हमारे देश में जो वन भूमि को परिवर्तित किया गया, उसके लिए हमने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के विषय को रखा है। और ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन देश के जो कार्बन सिंक है उसको बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसको विनियमन करने के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त निर्देश देने के जो अधिकार हैं उसको इस बिल में लाने के लिए प्रावधान किया गया है। और इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इस बिल की कुछ मुख्य विशेषताओं को आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला, इस बिल का जो नाम है हमने अब वन संरक्षण एवं संवर्धन रखा है। इस बिल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश के वनों का संरक्षण, देश की जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए देश का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको मजबूत करने के लिए हम इसमें संशोधन लेकर के आए हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के जवाब के बाद कुछ सदस्यों ने विधेयक के कई प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। और इससे पहले exemptions for strategic projects, specifically those within 100 kilometers of India's borders, essential for our national security. This is very, very essential, sir, because we cannot compromise the security of our nation. We understand the need to strike a delicate balance between conservation and national interest, ensuring that projects of utmost importance to our country are not hindered by stringent regulations. Forests and conservation of forests falls under the the states have powers to act to the matter which are currently being infringed upon by the center. I request that this is be
recertified with the utmost stage. I have full faith that the government will respect to favorable to this Thank you, and thank you. chart the best way forward. खास करके वनवासियों के अधिकार, उनके पारंपरिक आजीविका और वनों पर उनकी जो निर्भरता है उनको मान्यता नहीं दी गई थी। आज इन सभी विषयों की आवश्यकता बढ़ी है और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है। लोकसभा में गतिरोध के बीच जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। सदन में वाणिज्य, उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार की सोच है कि छोटी मोटी गलती के लिए किसी को जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जनविश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में कृषि, पर्यावरण, मीडिया और प्रकाशन सेक्टरों सहित 42 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। 42 ऐसे कानून है, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 183 प्रोविजंस, प्रावधान है, जिसमें 19 मंत्रालय, 19 अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जो लोगों को तकलीफ भी देते हैं, जिसमें कई बार गलत काम के भी खबरें आती हैं और छोटी मोटी गलती के लिए सामान्य कारोबारी को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को या सामान्य जनमानस को तकलीफ आती है। ऐसे 42 कानूनों में जो 19 मंत्रालय या डिपार्टमेंट देखते हैं, उसमें 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार भारत के इतिहास में। वाईएसआर कांग्रेस के वी सत्यवती ने विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ चिंताओं को सरकार से दूर करने की बात कही। बीएसपी के मलूक नागर ने कहा कि इसी विधेयक की तर्ज पर किसानों को भी राहत देनी चाहिए। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने कारोबारी सुगमता के लिए इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताया। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक को मंजूरी के बाद लोकसभा ने 76 कानूनों को निरस्त करने के प्रावधान वाले निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया और बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भी कारोबारी सुगमता और जीवन की सुगमता के लिए महत्वपूर्ण है। विधेयक के जरिए जिन 76 कानूनों को निरस्त किया जा रहा है वो औपनिवेशिक काल के हैं। इनके कारण नागरिकों को परेशान होना पड़ता था। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सरकार की ओर से लाए गए तीनों संशोधनों को विधेयक में शामिल करके इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। With your permission, I move that the bill to repeal certain enactments and to amend an enactment be taken into consideration. The repealing and amending bill 2022. इस विधेयक के तहत जो मोदी सरकार की जो मूल सिद्धांत है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके तहत इन कानूनों को हटाया जा रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पीरियोडिकल, जो वित्तीय कानून है, वित्तीय अप्रोप्रिएशन के, और उनको पीरियोडिकल हटाना ही होता है, और कुछ ऐसे पुराने कानून हैं जिनका आज कोई औचित्य नहीं है। पिछली बार हमने इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद हम एक ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आए हैं जिसमें 11 ऐसे और बिल जो ब्रिटिश काल के थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, नागरिक भी नहीं जानते थे और नागरिक परेशान भी होते थे इससे। इसलिए ऐसे टोटल 76 बिल जो आज हम लेकर आए हैं, अगर टोटल आज पास करेंगे ये, तो ऐसे बिलों की संख्या 1562। ये बड़ी संख्या है साहब। 2014 से एनडीए जब से मोदी जी के नेतृत्व में आई है 1562, और जब मैं अगर यूपीए का आंकड़ा दूं 2004 से 14 एक भी बिल नहीं सब ऐसा। इसका मतलब नागरिक परेशान हो रहे थे, इनको चिंता ही नहीं थी। ये मोदी जी को चिंता है, जिस कारण से ऐसे जो बिल जो निरर्थक है, जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, वो लेकर के आए। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। और अब बात लोकसभा से पारित एक और बिल की। लोकसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच 3 विधेयकों को पारित कर दिया गया। सदन ने खान और खनिज संशोधन और विनियमन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक को सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और ये गेम चेंजर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कोयला क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि एनर्जी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए कई जरूरी काम करने होंगे। उनकी सरकार के कार्यकाल में खनिज राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। Sir, with your permission, I rise to move that bill further to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. इस संशोधन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे क्षेत्रीय, वायुमंडलीय, ज्योग्राफिकल, भौर सूचक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मैपिंग, पिटिंग, ट्रेचिंग, ड्रिलिंग और भूतल से उत्खनन, इसमें सुविधा होगी। और यह विधेयक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस संशोधन से खनिज के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट होगा और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। Sir, I would like the Honorable Minister also to note down these issues, whatever we are raising also in this debate, sir. Reservation of iron ore in AP in favor of APMC. The Andhra Pradesh government established YSR Steel Corporation Limited for the development and operation of a new plant in Kadapa district. The steel plant will have a capacity of up to 3 million tons per annum and will focus on producing high-grade steel products. Sir, the steel plant, aims to create sustainable employment and livelihood of opportunities for the people of Rayalaseema. जो हमारे लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल से 12 मिनरल था, उसमें 6 मिनरल्स लिथियम सहित 6 मिनरल्स हम वो लिस्ट से हटा रहे हैं। इसका नॉन एटॉमिक एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसलिए वो हम 6 हटा के और हम 18 मिनरल जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल है, वो डीप सीटेड मिनरल को हमने इसमें एक पार्ट डी में ला रहा है। वो पार्ट डी में हम जो ला रहा है उसका ऑक्शन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। उसका जो माइनिंग लीज है और कंसेशन है वो राज्य सरकार देगा। ऑक्शन का बोझ हम उठाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्शन विल बी टेकन बाय अस, बट एंटायर रेवेन्यू विल गो टू द स्टेट। This is the thinking, this is the approach of the Modi government. And पहले क्या होता था, अलॉटमेंट रूट से सिर्फ रॉयल्टी दिया जाता था। हम प्रीमियम करा के, ऑक्शन करा के, इसके क्या क्या बदलाव हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले ओडिशा का रेवेन्यू था सिर्फ 5,000 करोड़, आज हुआ है 49,000 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का रेवेन्यू मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए, आई राइज टू मूव दैट बिल बी पास। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित। लोकसभा ने नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन विधेयक 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया। सदन में दोनों विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आमजन से जुड़े ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के जरिए शिक्षा और सेवा मानकों के विनियमन का प्रावधान करेगा। वहीं दूसरे बिल का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना और गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है। विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के बीच ही दोनों विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। दोनों विषय साथ में जुड़ा हुआ विषय है। हम जानते हैं कि देश में हमने नेशनल मेडिकल कमीशन लाया और नेशनल मेडिकल कमीशन से अनुभव ये आया कि देश में MBBS यानी कि मेडिकल एजुकेशन एक सिस्टमाइज हुआ, उसमें जो कमियां थी वो दूर रही और आज पारदर्शिता से देश में मेडिकल कमीशन के द्वारा एजुकेशन दिया जाता है
अच्छी तरह से और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। उस वक्त ये चर्चा की गई थी कि हम भविष्य में डेंटल कमीशन एक्ट भी लाएंगे और नर्सिंग एक्ट भी लाएंगे। समय समय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की और दोनों एक्ट पुराना हो गया था। 60 साल 17 साल पुराना एक्ट को बदलना भी आवश्यक था। समय समय पर बदलते समय में नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ, इंटरनेशनल मांग बढ़ी, इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेसिफिकेशन बढ़ा। उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दें, एक दुरुस्त सिस्टम के द्वारा हम नर्सिंग एजुकेशन दें। और दूसरा वैसा ही डेंटल में, पहले डेंटल में एक केवल डेंटिस्ट्री एक ही शाखा थी, आज भी उसमें कोई नई नई शाखा जुड़ी है। देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़ी है। तो समय के साथ बदलाव करना ये समय की मांग होती है। ये मांग को देखते हुए हम 2 बिल लेके आए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में नर्सिंग एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन दोनों एजुकेशन उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टम अच्छी तरह से बने, अच्छा एजुकेशन मिले और उसमें से आउटपुट जो के रूप में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट निकलेंगे, डेंटिस्ट डॉक्टर निकलेंगे, वो अपनी बेस्ट सर्विस देश में भी प्रोवाइड करे और दुनिया को भी प्रोवाइड करके हिंदुस्तान का नाम बनाए और देश की रिक्वायरमेंट पूरी करे। इस उद्देश्य के साथ ये दोनों बिल लाए गए हैं। मैं ये बिल के पर सदन पर चर्चा करें और उसको पारित करें। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आई राइज टू मूव दैट द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 be taken into consideration and pass। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I rise to move that the National Dental Commission Bill 2023 to be taken into the consideration and pass। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वहीं लोकसभा से पारित विधेयकों के बाद अब बात लोकसभा में पेश एक महत्वपूर्ण बिल की। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पेश किया गया। निचले सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक को पेश किया। इस बिल के जरिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार को संचालक बोर्ड के निलंबन या विघटन की स्थिति में अंतरिम बोर्ड गठित करने का अधिकार होगा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए गए केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान कर दी। शून्यकाल के दौरान जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को जानकारी दी कि गौरव गोगोई की ओर से मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव मिला है। वो सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा करने और निर्धारित नियमों के अनुसार बहस का कार्यक्रम तय करेंगे। लोकसभा में विपक्ष की ओर से पहली बार वर्तमान लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान शोर शराबे को रोकने के प्रयास में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है और लोकसभा अध्यक्ष ने नियमानुसार चर्चा की तिथि तय करेंगे। सरकार का मन खुला है और हम चर्चा करना चाहते हैं। विदेश मंत्री के बयान के दौरान विपक्ष की ओर से अवरोध को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी शोर शराबा किया। सर, मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया है। ये प्रस्ताव स्पीकर के संज्ञान में है और 10 दिन का समय है और 10 दिन का समय में स्पीकर जब भी डिसाइड करेगा, सरकार तैयार है। सरकार कोई भागने, हमारे पास पूरा नंबर है और देश के जनता हमारे ऊपर, मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं। बात राज्यसभा से जुड़ी खबरों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 और जातियों को शामिल करने से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य को आदिवासी समाज से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए और इस संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजनी चाहिए। केंद्र सरकार आदिवासी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस विधेयक के पारित होने से जब छत्तीसगढ़ में अब धनुहार, धनुवार, सौरा, भूइयां और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जा सकेगा, जिनके बारे में पिछले 75 वर्षों में लोगों ने बहुत सारी बातें कही लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। पिछले 9 वर्षों में हम पहुँचते हुए एजुकेशन में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से हर परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और सिकल्स एनीमिया के अभियान के माध्यम से हम उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता करते हुए अस्थायी समाधान, बाकी समय के साथ हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ होता है, उसके लिए सामान्य चिकित्सा की व्यवस्था आयुष्मान भारत के माध्यम से चल रही है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक को पेश किया और चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस सिटी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है उस आबादी के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो संख्या लगभग 3.5 लाख के लगभग थी। और ये जो समुदाय है जिन लोगों को आज शामिल किया जा रहा है उसको मिलाकर इसकी संख्या 5.5 लाख के लगभग हो जाएगी। कुल मिलाकर जो अनुसूचित जनजाति की संख्या होगी वो संख्या 8% से बढ़कर वो संख्या लगभग 20% के लगभग होगी, दोनों को मिला करके। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 47 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस मणिपुर हिंसा से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस के कई विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा कराए जाने पर जोर दिया। All these notices are with respect to expression of their concern over prevailing situation in Manipur. Honorable members, this is a situation that I have countenanced during the entire week. In large number, members have invoked Rule 267, raising the same issue. And I had indicated to this August House on 20th of July 2023 in express terms that short duration discussion notice on the point was accepted by me, and the government had expressed willingness to discuss the same. I get input from all over. They indicate worrisome, alarming concern. I would therefore appeal to the wisdom of the House to rise above partisan interests and work in a manner so that short duration discussion, to which I have agreed, is agreed. Honorable members, every day, including the last session and earlier to that,
we had number of notices under Rule 267. If I go into the precedent of it, in this century, in last 23 years, the House is fully aware how many such notices have been admitted. And that being the scenario, I face a prospect every day. Just imagine, one second, just imagine the consequence of it. राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सांसद एस फांगनोन कोनयाक ने सदन की कार्यवाही का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। उन्हें 17 जुलाई को ही उपसभापति के पैनल में नामित किया गया था। लैंगिक समानता लाने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सदस्यों को सभापति के पैनल में नामित किया था और पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया। पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। राज्यसभा में सदन से रिटायर हुए बीजेपी के सांसद विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में रिटायर हुए गोवा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर के बारे में जानकारी दी। सांसद विनय दीनू तेंदुलकर ने भी सदन और साथी सदस्यों का आभार जताया। He was elected to this August House in July 2017. He is a multifaceted personality, an engineer, social worker, an artist, and had served as a cabinet minister in the state of Goa. In 2020, speaking during 0 hour in Rajya Sabha, he created history of sorts and became the first member to address this August House in Konkani with simultaneous interpretation on allowing Dhirio bullfight in Goa. Both the language and the event are memorable. Sri Tendulkar has acted in more than 150 plays in Marathi and Konkani. Honorable members, retirement from Rajya Sabha is just a transitory phase. It is not retirement per se. It is re-attire-ment. I am sure that the retiring members will continue to serve the nation in other capacities. His contributions have embellished and enhanced the dignity and prestige of this August House. I wish him good health and happiness as he prepares for a new phase in life. 6 साल इस सभागृह सेवा करने की मुझे मौका दिया, इसलिए मैं मेरे पार्टी का धन्यवाद करता हूं और स्पीकर सर आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, डेप्यूटी चेयरमैन का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे पहली बार मेरी मातृभाषा कोंकणी में बोलने का मौका मिला और ये राज्यसभा कार्यालय के सभी कर्मचारी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्हें अच्छा सहयोग दिया। आज मैं ये सभागृह से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन राजनीति से नहीं। हम राजनीति करते रहेंगे और 24 में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना के लाएंगे। धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस पर संसद के दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के शहीदों को याद किया गया। जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के
सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। राज्यसभा में कारगिल युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सदस्यों को बताया कि कारगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह है। वर्ष 1999 में वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से कारगिल में घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। Today is the 24th anniversary of Kargil Vijay Divas. On this day, in 1999, our brave soldiers, with their indomitable courage and determination, drove away the infiltrators from our territory in Kargil. Let us bow our heads in gratitude for those who were martyred in the Kargil war. Also salutations to our forces and personnel who are ever prepared to make supreme sacrifice for our nation. Displaying exemplary courage, our valiant soldiers overcame treacherous terrain and extremely hostile weather conditions and trounced the enemy. The saga of their bravery continues to inspire and motivate us every single day to be in service of the nation. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect in the memory of our brave soldiers. राज्यसभा में इस हफ्ते सांसदों ने कई अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री ने दिया। आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते पूछे गए कुछ अहम सवालों पर और उनके जवाबों पर। केरल से सीपीआईएम के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा कि क्या सरकार ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करती रही है। इसका जवाब नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास सहित देश में अवसंरचना के विकास के संबंध में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई है। वहीं बीजेपी सांसद कांता कर्दम ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई की संख्या और प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित इन एमएसएमई को अलग अलग योजनाओं के तहत ऋणों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि उद्यम पोर्टल जो कि 1 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था, इसके मुताबिक 18 जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाले पंजीकृत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई की संख्या 2,56,260 है। स्कीम की शुरुआत से लेकर 30 जून 2023 तक महिला स्वामित्व वाले उद्यमियों के लिए कुल गारंटियों की संख्या 98,664 है, जिसमें गारंटी कवरेज की कुल राशि 5,851 करोड़ रुपए है। बीजू जनता दल के सांसद निरंजन बिशी ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा कि किसानों को पानी की कम खपत वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़े चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है।
इसके जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपनी योजनाओं और प्राथमिकता के आधार पर अपने संसाधनों का उपयोग करती हैं। भारत सरकार की भूमिका अलग अलग मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित मौजूदा स्कीमों के तहत तकनीकी सहायता और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। सीपीआईएम सांसद इलामारम करीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि क्या सरकार देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम का निजीकरण करने या उसका विनिवेश करने की योजना बना रही है। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2016 से सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमियों, पीएससी, बैंक की सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उद्यमों के 36 मामलों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर CM रमेश ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या पिछले 6 महीनों के दौरान दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं और अलग अलग कंपनियों की दवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिए एक विनियामक ढांचा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण नीति 2012 अधिसूचित की है। NPPP 2012 में कीमतों के विनियमन के लिए प्रमुख सिद्धांत दवाइयों की अनिवार्यता, केवल फॉर्मुलेशंस की कीमतों पर नियंत्रण और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण है। राज्यसभा में 26 जुलाई को प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। बीजेपी सांसद इरंड कडाडी ने शिक्षा मंत्री से उन्नत भारत अभियान के तहत की गई प्रमुख पहलों और उसका ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्या सुलझाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी। उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है, उसी में हम काम करते हैं। वहीं लोकसभा में इस हफ्ते प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों के संबंधित मंत्रालय की ओर से लिखित जवाब दिए गए। एक नजर कुछ ऐसे सवालों पर। हरियाणा के करनाल से सांसद संजय भाटिया ने पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा। उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा कि प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने में एयर प्यूरिफायरों की प्रभावकारिता का ब्यौरा क्या है। इस प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रयोग के तौर पर स्मॉग टावर की 2 प्रायोगिक परियोजनाएं, एक आनंद विहार और दूसरी कनॉट प्लेस में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित की गई है। अनुसंधान और विकास संबंधी इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य आउटडोर वायु प्रणालियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इस परियोजना की कुल अवधि समझौता हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 2 वर्ष और 10 महीने है। IIT मुंबई और IIT दिल्ली के दल दोनों स्थलों पर स्मॉग टावरों का काम निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन शुरू कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश से सांसद जयदेव गल्ला ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने सरकार से ये पूछा
कि क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इस प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमित रूप से चल रहे हैं। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कसवा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा और सरकार से ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने देश में अकेली महिलाओं, असहाय, दिव्यांग और दृष्टिहीन लोगों और असाध्य रोगों से पीड़ित नागरिकों की संख्या का पता लगाने के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया है। इस प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नहीं, हालांकि जहां तक दिव्यांगजनों और दृष्टि बाधित व्यक्तियों की संख्या का संबंध है, विभाग जनगणना 2011 पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार देश में 2,68,14,994 दिव्यांगजन हैं। असम से सांसद एम बदरुद्दीन अजमल ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या ये सच है कि हाल ही में महिला पहलवानों का एक समूह ऐसे अन्याय या यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिससे वो पीड़ित हुई हैं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कुछ पहलवानों ने जनवरी 2023 में भारतीय कुश्ती परिसंघ के कार्यकरण में यौन उत्पीड़न, मनमानी और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन और धरना दिया। क्योंकि यह मामला एथलीटों की भलाई से संबंधित था, इसलिए सरकार ने तत्काल आरोपों का संज्ञान लिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने आरोपों की जांच करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता और ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक ओवरसाइट समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश से सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने रेल मंत्री से पूछा कि रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेल ने सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप रेल दुर्घटनाएं साल 2000 से 2002 में 473 से घटकर साल 2022-23 में 48 रह गई हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने योजना मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे और सरकार से जानना चाहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किसी कृत्रिक बल का गठन किया गया है। इसके जवाब में राज्य मंत्री योजना मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नहीं, सरकार एक लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से गरीबी और असमानता का समाधान निकालने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है। नीति आयोग एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है और इसकी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नाम की द्वितीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उत्तर प्रदेश के भदोही से सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने जल शक्ति मंत्रालय से सवाल किया। पूछा, पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जिलावार कुल कितने परंपरागत जल निकायों का कायाकल्प किया गया है। इसका जवाब देते हुए जल शक्ति में राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि जल राज्य का विषय होने के कारण जल निकायों के संरक्षण संबंधी कार्य उत्तर प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अलग अलग वर्षों में अपने अपने राज्य के विभिन्न जिलों में शुरू किए गए इस तरह के कार्यों की संख्या से संबंधित ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा खुद भी रखे जाते हैं। संसद में संसदीय गरिमा क्या है, संसदीय मूल्य और परंपरा क्या होते हैं, इसे समय समय पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन में बताते रहते हैं। इस सप्ताह सभापति ने सदस्यों को बताया, We in this house are to exemplify our actions that are nationally acclaimed, that inspire and motivate people at large. Having this scenario every day with the same situation does not evoke the kind of respect to which otherwise we should be entitled.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को बताया कि हमें मर्यादित आचरण करना चाहिए क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। और इसी के साथ फिलहाल संसद इस सप्ताह में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।